हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आपका इसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने हैं, और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसका कोई भी दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में आपको सारे पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्टली आपका है यहाँ पे द एज ऑफ सोशल चेंज, और इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, the Russian Revolution, the Russian Empire in 1914, economy and society, socialism in Russia, the turbulent time, the 1905 revolution, the First World War and the Russian Empire, or the February Revolution in Petrograd. After February, the Revolution of October 1917, what changed after October, the Civil War, making of socialist society, Stalinism and collectivism, और द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। जैसा कि ये टॉपिक है आपका एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था इन प्रीवियस चैप्टर, यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि फ्रेंच भी क्या है, यूरोप का ही एक कंट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। और रशिया भी उसी में ही है, रशिया भी आपका यूरोप में ही आता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो अब फ्रेंच के बाद अब जो बारी है वो रशिया की, और इस टॉपिक में, इस वीडियो में आप यही चीज़ पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए होते हैं और कैसे कैसे रिवॉल्यूशन होता है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। तो the French Revolution opened up the possibility of creating a democratic change in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century was broadly divided into states and order. It was the aristocracy and the church which controlled economic and social power. जो आपके पहले एरिस्टोक्रेसी वाले थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था, उसमें कि जो भी इकोनॉमिक और सोशल पावर थे वो सिर्फ उन्हीं के पास थे, कंट्रोल किए जाते थे, और चर्च वाले भी उन्हीं को कंट्रोल करते थे। लेकिन फिर सडनली चेंजेस हुआ, वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हो गई कि सिर्फ चेंजेस जो थे वो एरिस्टोक्रेसी वाले करते थे, अब ये नहीं था, बल्कि वहाँ पर भी क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। ठीक है, डेमोक्रेटिक बनने से पहले उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इन मेनी पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू ideas about individual rights and who controls social power begin to be discussed in Russia. In India, Raja Ram Mohan Rai and Dorizo talked of significance of the French Revolution. जो हमारी इंडिया में भी बहुत ही फेमस जो लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय लोग थे और डोरिज़ो, ये जो थे, ये सारे दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी क्या थे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अफेक्टेड थे। उनकी हर बातें जो है यहाँ तक भी आती थी। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। The developments of in Europe colonies in turn reshaped these ideas of social change. फिर उसके बाद ये जो सोशल चेंज होने का जो आइडिया है वो सबके माइंड में अब थोड़ा आने लगा और रीशेप्ड होने लगा, यानी दोबारा लोग उसके बारे में सोचने लगे थे, यानी कि चेंजेस करने के लिए। तो स्टार्टिंग तो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई थी, बट यहाँ पर जो है रशिया में भी रिवॉल्यूशन होता है। तो नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी। ठीक है, यूरोप में हर कोई ऐसा नहीं है जो चाह रहा है कि चेंजेस हो जाएं। कुछ हैं जिनको ना चेंज होने पर फ़ायदा है तो वो तो चाहेंगे ही कि चेंजेस ना हो, लेकिन कुछ या मैक्सिमम ऐसे थे जो चाहते थे कि चेंजेस हो जाएं। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्या थे, वेरीड करते थे, यानी कि रिस्पॉन्स जो था लोगों का अलग अलग होता था। कुछ चाहते थे कि चेंजेस हो और कुछ लोग चाहते थे कि चेंजेस ना हो, और कुछ लोग चाहते थे कि चेंजेस जो हो वो धीरे धीरे हो, एक बार में नहीं होना चाहिए। तो responses varied from these who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, other were liberals और radicals। यहाँ पर जो है आपका सोशल चेंज में कुछ लोग चाहते थे कि हो जाए और कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे हो और कुछ लोग चाहते थे कि चेंजेस ना हो। तो यहाँ पर जो है इसी के हिसाब से कुछ यहाँ पर जो है तीन अलग अलग जो है माइंड के लोग सेटअप होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स हैं। ठीक है, ये जो है इनके सोच जो है तीनों के वैसे ही हैं, जैसा भी मैंने बताया कि कुछ चाहते हैं कि चेंजेस हो, कुछ चाहते हैं कि ना हो, कुछ चाहते हो कि धीरे धीरे चेंजेस हो। तो ये पॉइंट्स अभी आप देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चेंजेस है वो स्टार्टिंग में क्या होंगे, सबके अलग अलग व्यूज से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले लिबरल्स का क्या व्यू है, वो क्या चाहते हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स जो थे वो ऐसा नेशन चाहते थे जो कि क्या हो कि सभी रिलीजन के लिए होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा चेंजेस हो जो कि सबके लिए हो। एंड लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर थे। वो क्या करते थे कि जो पावर है वो डायनेस्टिक रूलर्स का, यानी कि जो राजा का शासन है उसके लिए ये पसंद नहीं करते थे। लिबरल्स भी उसका अपोजिशन करते हैं। एंड दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was the independent of rulers and officials। वो चाहते थे कि एक ऐसे बने, मतलब एक ऐसा कंट्री बने जो कि वहाँ पर क्या हो कि सबके लिए इक्वालिटी तो रहे और साथ में जो न्याय मिले वो ऐसा हो कि जो जो आपका जज हो, जो जुडिशरी मेंबर्स हो, वो मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से जो है रूल करें। ठीक है, किसी के दबाव में आकर ना करें और साथ में हर चीज़ जो हो वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, और हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, जबकि ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं हैं। जो लिबरल्स हैं इनकी जो थिंकिंग अभी आपने पढ़ी, ये लोग डेमोक्रेटिक तो नहीं थे, बट यहाँ पर ये इस टाइप के चेंजेस चाहते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स टू वोट। एक चीज़ इनकी ये खराबी थी कि ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि हर कोई वोट करे। दे फिल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो बस ये फील करते थे और ये चाहते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं और जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकते। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन, और ये वुमेन्स के वोट के लिए भी बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ थे या उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिबरल्स की क्या है, कुछ खासियत भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब हम देखते हैं रेडिकल्स क्या सोचते हैं, जो सोशलिज्म में या फिर चेंजेस के लिए। तो ये सोचते हैं कि इन कंट्रास्ट रेडिकल्स, कंट्रास्ट मीन्स उसके विरोध में, किसके, जो अभी आपने पढ़ा लिबरल्स के। ठीक है, रेडिकल्स चाहते हैं कि अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज पॉपुलेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि किस टाइप की पॉपुलेशन है। और साथ ही साथ रेडिकल्स जो थे वो वुमेन्स के राइट के लिए भी क्या थे, एग्री थी। ठीक है, वो चाहते थे कि वुमेन्स को राइट मिले, यानी वो भी जा कर के वोटिंग करें। और मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सेपरेट मूवमेंट्स। ठीक है, कुछ जो थे वुमेन्स को जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे किसी भी टाइप का मूवमेंट्स करवाने के लिए, जैसे रेडिकल्स वाले जनरली सभी वुमेन्स को सपोर्ट करते थे। और अनलाइक रिबल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस दैट ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वो अनलाइक करते थे जितने भी लैंड ओनर्स होते थे और जो फैक्ट्री के ओनर्स होते थे। ठीक है, यानी जमींदार वगैरह होते थे और फैक्ट्री के जितने भी मालिक होते थे, ये उनको पसंद नहीं करते थे रेडिकल्स वाले।
they were not against the existence of private property but dislike concentration of property in the hand of a few। ये लोग भले ही ये चीज़ नहीं चाहते थे कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोजिशन में ये लोग नहीं थे, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ केवल कुछ ही लोग के हाथ में हो। ये चाहते हैं कि भले ही लोग अपने पास प्रॉपर्टी रखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही अपने पास रख ले। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास होनी चाहिए। ऐसी थिंकिंग है रेडिकल्स की। अब देखते हैं कंजर्वेटिव्स क्या सोचते हैं। तो टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ये दोनों से ही अपोजिट चलता है कंजर्वेटिव्स। ये क्या सोचते हैं, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअल जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ द चेंज। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो 18th सेंचुरी में ही कि ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसी भी टाइप के चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस हो। बट बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड बी ब्रॉट अबाउट द थ्रू अ स्लो प्रोसेस। ये चाहते थे कि 18th सेंचुरी में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे चेंजेस करना, बट 19th सेंचुरी में ये लोग थोड़ा थोड़ा बदल गए थे और इनके चेंजेस करने की जो आइडिया है, ये सोचते थे कि ठीक है ये आइडिया भी अच्छा है कि सोशल चेंजेस होने चाहिए, बट एक बार में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे होने चाहिए, और जो पुराने आइडियाज़ हैं उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी जो पहले से रूल्स चलते आ रहे हैं, ये नहीं कि एक बार में ही उसे हम भुला दें, उसका भी रिस्पेक्ट करें और साथ में धीरे धीरे चेंजेस हो। तो इस टाइप की जो है 3 थिंकिंग आपने देखी, ठीक है, लिबरल्स और आपका रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब हम देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और वहाँ पर किस टाइप का सोशल चेंजेस हुआ है। तो it was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred। ये एक ऐसा समय था जिस समय जो लोग थे वो मतलब जो सिटीज़ थी वो बहुत डेवलप कर रही थी। ठीक है, जैसे ट्रेन वगैरह बहुत अच्छे से लोग मतलब उसके बारे में जानने लगे और रेलवे का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, रेलवे जैसे कि बहुत सारी ट्रेनें चलने लगी और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनी, बहुत सारे कारखाने खोले गए ये इस समय में। ठीक है, जिस समय ये आपके चेंजेस होना स्टार्ट हो रहे थे। तो इस समय अगर जब फैक्ट्रीज़ खुलेंगे तो क्या होगा कि लोगों को भी काम मिलेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज़। तो अब बहुत ज़्यादा अगर फैक्ट्रीज़ खुलेंगे तो उनको वर्कर्स भी चाहिए। तो इस तरह से जितने भी मेन थे, वुमेन्स थी और जितने भी बच्चे थे, वो सभी क्या है कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वो भी फैक्ट्रीज़ में आ गए। मतलब कि कुछ जो है वो मतलब कि ज़बरदस्ती या फिर कुछ जो है जो नहीं चाहते थे फिर भी मजबूरी की वजह से घर की स्थिति सुधारने के लिए भी वो क्या है इंडस्ट्री में काम करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब लोगों के बीच में पैसे तो थे नहीं, लेकिन कमाने के लिए थोड़ा बहुत तरीका तो मिल गया, बट वो भी बिना इच्छा के, बट करना था ही इनको। और एक चीज़ भी थी कि इस टाइम में वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमन था, यानी बेरोजगारी बहुत थी लोगों के बीच में। ठीक है, जिस टाइम जो है चेंजेस होना लोग सोच रहे थे, ये सारी थिंकिंग हो रही थी तभी। और लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशंस टू दिस इश्यूज। जितने भी लिबरल्स और रेडिकल्स वाले थे, ये लोग सोचते थे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इस तरह का जो मतलब सिचुएशन हो रहा है कि बच्चे भी जा कर के काम कर रहे हैं, ये सारी इश्यूज़ को थोड़ा कम किया जाए। उसको सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इन लोगों ने रास्ता ढूंढा। तो फिर क्या होता है कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स अपोज टू प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। They firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise। जो ये दोनों थे लिबरल्स और रेडिकल्स वाले, ये जो चाहते थे कि अभी तक क्या था कि पैसा जो है सिर्फ उन्हीं के पास होता था जो जन्म से उस पर मतलब वहाँ पर पैदा हुए। जैसे कि मान लो कोई बड़े घर में हुआ है तो वो उसी के जैसे ही रहेगा क्योंकि भाई वो बड़े घर में हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इस पे सपोर्ट नहीं करते थे। ये चाहते थे कि लोगों को जो अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो
वो सिर्फ केवल तभी रहे जब वहाँ पर क्या हो कि वो किसी काम के लायक ना हो, या फिर मतलब उसमें अगर काबिलियत है, मतलब एफर्ट है और लेबर कम, मतलब कि अच्छे से काम कर सकता है, तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। ये चीज़ इनकी थिंकिंग थी लिबरल्स और रेडिकल्स की। तो इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop। ये सोचते थे कि अगर हर एक पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स मीन्स हर एक व्यक्ति को अगर मौका मिले, ठीक है, काम करने का और उनको जो है अपने आप को शो करने का, तो सोसाइटी जो है वो ज़रूर डेवलप करेगी। इनका ये कहना था, तभी जाकर के सोशल चेंजेस आएंगे। एंड मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and the parties in the early 19th century। जो लोग इनको सपोर्ट करने लगे, जितने भी मैन और वुमेन हैं इनको पसंद करते थे, वो अब इनके चारों ओर घूमने लगे और रैली को बनाने लगे, मीन्स रैली करने लगे। अब लोग अपनी अपनी रैली निकालने लगे इनके सपोर्ट में कि हाँ, जो लिबरल्स कह रहे हैं, जो रेडिकल्स बोल रहे हैं, वो सब सही है, इनकी बातें जो है वो हमारे ही क्या है, पक्ष में है। तो इस टाइप से ये जो भी बोल रहे हैं वो अच्छा ही बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि इनके सपोर्टिव्स बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स के। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड इन यूरोप इन 1815। जिस टाइप से 1815 में यूरोप में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो बनी थी, उससे छुटकारा पाने के लिए जितने भी यहाँ पर लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो साथ में, और उनके साथ में जितने भी नेशनलिस्ट थे कुछ, वो सभी मिल करके क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाह रहे थे, अभी तक जो 1815 में गवर्नमेंट बनी है उससे, ठीक है। जैसे इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टेंट मोनार्कीज। यहाँ पर जो भी इटली, फ्रांस, जर्मनी, रशिया में क्या था कि रिवॉल्यूशनरीज वाले थे, वो क्या करते थे, राजा के खिलाफ हो गए थे और उनके ताजवाज को उखाड़ कर फेंक दिया उन लोगों ने, ठीक है, पसंद नहीं करते थे उन लोग। तो नेशनलिस्ट आस्क्ड टॉक ऑफ द रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। ये चाहते थे कि सबके पास इक्वल राइट्स हो। और 1815 में यहाँ पर गॉसिपे मैजिनी एक थी, इटालियन, वो थी, वो क्या करती थी कि मतलब एक तरह का लोगों के सामने जो है, जो चीज़ बुराई है वो सामने रिप्रेजेंट करती थी। तो इनकी इस बात को, गॉसिपे मैजिनी की, जो है हर जगह फैली गई या हर जगह देखा गया, और इनकी बुक्स को जो है इंडिया में भी क्या है, मतलब देखा गया, पढ़ा गया, ठीक है। गॉसिपे मैजिनी जो थी, इनको कहा जाता है कि ये जो है उस टाइम की बहुत ही फेमस थी, मतलब जिस तरह से क्रांतिकारी कह सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जनरली जितने भी सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं पसंद करते थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पूरा आप अपने पास रख लें। एंड इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट हैव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, ठीक है। सोशलिस्ट जो थे वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे कि मतलब कोई भी जो मतलब चेंजेस हो या जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो वो सिर्फ केवल कुछ लोग के पास हो। वो चाहते थे कि मतलब कुछ अलग से चेंजेस हो, ठीक है, जो सबके लिए हो, ठीक है, वेलफेयर हो, अच्छे हो, सबके लिए बेटर हो। तो सम सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द कोऑपरेटिव्स। कुछ सोशलिस्ट चाहते थे कि हमें कोऑपरेशन मिले, मीन्स हम साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले मिलकर के अकेले करने से कोई काम होगी, हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। जबकि कुछ जो थे अदर सोशलिस्ट felt that cooperatives could not be built only through individual initiative. They demanded government encourage cooperative.
कॉपरेटिव्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि कॉपरेटिव सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 लोग मिल जाओ और फिर एक दूसरे को कॉपरेट कर दो तो कॉपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा, अगर गवर्नमेंट जो है, ये डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि गवर्नमेंट को खुद आकर के इनकरेज करना चाहिए कॉपरेटिव्स को, यानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है, लोगों को कह सकती है कि आपको मिलकर काम करना चाहिए। इन फ्रांस, लुइस ब्लैंक wanted the government encourage cooperatives and replaced capitalist enterprises। जो फ्रांस था वहाँ पर क्या था कि लुइस ब्लैंक जो थे वो क्या करते थे, इनकरेज कर रहे थे कॉपरेटिव्स को और रिप्लेस करना चाहते थे कैपिटलिस्ट को। मीन्स जिनके पास पूंजीवादी जो होते हैं, कैपिटलिस्ट जो पैसा इकट्ठा करके रखे होते हैं, उन सब के लिए ये उनको हटा करके ये कॉपरेटिव्स को सपोर्ट करते थे। और उस टाइम में बहुत फेमस लोग भी थे, जैसे कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या कहते थे, सेड कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ये बोलते थे कार्ल मार्क्स कि आप जो मतलब देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जो है वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो हम ही वर्कर्स के थ्रू हो रहा है। अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तभी कैपिटलिस्ट को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो मार्क्स बोलते हैं, कार्ल मार्क्स की बिलीव्ड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लोशन वर्कर्स हैड to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि आप जो है अगर आपस में कॉपरेट करिए एक दूसरे को, तो यहाँ पर आप लोग हम सब मिल करके खुद की एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसे हम कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। और फिर इस तरह से क्या होगा कि मतलब जब सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर क्या होता है कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यहाँ पे आप सोशलिज्म को लोग कैसे सपोर्ट करते हैं अब हम ये देखते हैं। तो बाय द 1817 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s तक जो था वो सोशलिस्ट का जो आइडिया था, यानी कि लोगों में सामाजिक चीज़ें आनी चाहिए, इस चीज़ का आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया था। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली सेकेंड इंटरनेशनल। सोशलिस्ट ने अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई थी जिसका नाम रखा उन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल। जितने भी सोशलिस्ट थे उन्होंने मिल करके यूरोप में अपनी एक अलग से पहचान बनाई। तो वर्कर्स इन इंग्लैंड, ये जो सब आप पढ़ रहे हैं ये सारे आइडियाज़ हैं सोशलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप ये पार्टी बनाना अपनी खुद की, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होंगी क्योंकि वो सोशलिज्म को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी सेटअप funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote। पहले होता क्या था कि स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे आपस में एक दूसरे के कुछ लोग ऐसे भी थे जो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी या किसी भी टाइप का कोई भी बहुत विरोध होता था तो सभी आपस में मिल जाते थे। जो इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स थे वो क्या करते थे कि जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने अपने पैसे को इकट्ठा करके भी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि जो वर्किंग का टाइम है वो कम किया जाए और सभी को जो है वोट करने के लिए राइट मिले। इन लोगों से काम करने के लिए तो 8 घंटे के लिए कहा जाता था, बट इन लोगों से काम जो है वो 10, 12, 15 घंटे तक करवा लिया जाता था। तो इस वजह से इन लोग इसके क्या थे, बहुत ही खिलाफ में थे कि बोला कुछ जाता है और काम ज़्यादा करवाया जाता है। तो बाय द 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट formed a लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो अब यहाँ पे यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने ब्रिटेन में अपनी एक लेबर पार्टी बना ली और सोशलिस्ट वालों ने फ्रांस में अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर पार्टी बन गई। और फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द रशियन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर सोशलिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा और लोगों का किस टाइप से सपोर्ट है ये भी। तो रशियन रिवॉल्यूशन होता क्या है इसे पहले समझते हैं कि द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ October
आर नॉर्मल कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर देखें तो ये होती है कि मोनार्की सिस्टम को हटा करके फरवरी 1917 में हटा करके जो भी सिस्टम आता है अक्टूबर में, उसे हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी फरवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में जो होने वाला रिवॉल्यूशन होता है उसे हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और वो किस लिए होता है? मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डिड दिस कम अबाउट and what were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred। तो अब हमें इसका आंसर अभी आगे जब अभी हम पढ़ने वाले हैं इस पे मिलेगा कि क्या होते हैं सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस उस टाइम जिस टाइम ये रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब रशिया में रिवॉल्यूशन होता है उस टाइम मोनार्की सिस्टम में जो शासन कर रहे थे वो थे जार निकोलस सेकेंड, जिनका आप ये डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये वही है। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड है। और फिर इसके बाद क्या होता है, द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर जो थे वो कौन थे? जार निकोलस सेकेंड थे, जो कि रूल कर रहे थे रशिया पे। ओके, ठीक है, द इन रशिया एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे। उस टाइम जो है रशिया के एम्पायर में, यानी कि उसके पूरे जो है क्षेत्र में, जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वैसे ही उस टाइम जो रशिया थी उसमें फिनलैंड आता था, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे जो हैं स्टेट्स आते थे। टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सारे जो हैं स्टेट्स उस समय जो अभी जो भले ही अलग हैं लेकिन उस समय सभी रशिया में आते थे। द मेजॉरिटी religion was Russian Orthodox Christianity, but the empire also include Catholics, Protestants, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। मेजॉरिटी में रशिया में जो थे वो ज़्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे, उन इसी मतलब रिलीजन के थे, लेकिन कुछ कुछ जो थे वो कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब उस टाइम रशिया में जो है क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी और सोसाइटी किस टाइप की थी जिस टाइम ये हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो रही थी 1914 के अराउंड। तो अबाउट 85% ऑफ द रशिया एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न द लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। रशिया में लगभग 85% लोग जो थे वो खेती करते थे उस टाइम। जबकि फ्रांस और जर्मनी का अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो देखते हैं कि फ्रांस में बस 40% और जर्मनी में ओनली 50% ही लोग थे जो कि जो है एग्रीकल्चर में मीन्स फार्मिंग करते थे। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है रशिया में वो 85%। तो आई होप आप देख रहे होंगे किस तरह से कि रशिया का मेनली जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है या वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करेंगे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। वहाँ पर इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें उतनी नहीं मायने थी जितना लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था लोगों को, अपने जितने भी ग्रेन्स होते थे, ठीक है, जो भी अनाज होते थे वो लोगों को देता था। जबकि सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर इंडस्ट्रियल एरिया। जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे ये सभी इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया में। एंड मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1819s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। यहाँ पे क्या था कि पहले तो लोग 85% जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब एग्रीकल्चर में थे, बट 1919 में यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो जाती हैं जब, तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की वजह से, क्योंकि देखिए अगर रेलवे नेटवर्क अगर अच्छा हो जाएगा तो अब सामान जो है वो और जल्दी जल्दी लोगों के बीच में पहुँचने लगेगा, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं वो पहले जितनी बिकती थी उससे डबल बिकने लगेंगी, तो इस वजह से प्रोडक्शन भी क्या होने लगा, डबल होने लगा आयरन का और स्टील का। जबकि कोयले का डबल हो गया और आयरन और स्टील का जो है वो उसका 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उस टाइम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में थी। गवर्नमेंट सब सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज थी वो बहुत बड़ी थी, और गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से इंस्पेक्टर भी लगाए थे उन सबको सुपरवाइज करने के लिए, बट वो क्या करते थे कि मतलब उतने अच्छे से रूल नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो in craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. 10 से 12 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 15 घंटे तक जो है लोगों का टाइम जो है काम करने में चला जाता था। एंड जो यहाँ पर कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे जो अपने आप को जो है अच्छा समझते थे। जैसे नहीं होता है कि जो क्लास में भी आप देखते होंगे कि जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, या फिर मान लीजिए कि थोड़ा जो एटीट्यूड वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि अच्छा थोड़ा सा मार्क्स अच्छा आ जाता है तो घमंड आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है कि जो वर्कर्स ठीक है थोड़ा बहुत वो है तो वो भी वर्कर्स, लेकिन अगर कुछ अच्छे पैसे उन्हें मिल रहे हैं या उनका सिचुएशन थोड़ा अच्छा है दूसरे से, उनसे नीचे वालों से, तो वो उनके आगे अपने आप को बेटर समझते थे। तो वही हाल था यहाँ पे कि यहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को जो थे एरिस्टोक्रेट्स के जैसे समझते थे, जो मतलब अपने आप को जो है इस टाइप का कंसीडर करते थे कि वो एरिस्टोक्रेट्स हैं। जबकि वुमेन्स जो थी उस टाइम पे क्या थी कि जो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, बट वैसे ये अपने आप को उनसे अच्छा मानते थे। और यहाँ पे वुमेन्स जो थी उनको मेन के कंपैरिजन में बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो कभी कभी तो मेंस के कंपैरिजन में उनको हाफ पेमेंट मिलती थी, या फिर उनका 3/4 या फिर उनसे भी हाफ से भी कम पेमेंट मिलती थी वुमेन्स को। जबकि 31% वुमेन जो थी वो फैक्ट्री में लेबर के जैसे वर्क करती थी उस टाइम। तो सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प द मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप। कुछ ऐसे भी वहाँ पर वर्कर्स थे जो कि हेल्प करते थे लोगों को, कोई भी अगर फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम होती थी और अनएम्प्लॉयमेंट होने पर, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में हो जाते थे। तो एज 1896 एंड 97 द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1905 स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली। यहाँ पर 1902 में स्ट्राइक्स होने लगा बहुत ही तेजी से लोगों के बीच में। तो फिर क्या हुआ कि इन कंट्री साइड, ठीक है, कंट्री साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि जो पीजेंट्स थे, ठीक है, अभी तो आपने शहरों की हालत देखी थी कि वहाँ पर किस टाइप के थे, वहाँ पर लोग जो है किस टाइप से काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उनको पैसे भी नहीं अच्छे से मिलते। और अगर हम कंट्री साइड्स की बात करें, यहाँ पर गाँव एरिया में, रूरल एरियाज़ में, तो पीजेंट्स जो थे वो कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स। ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे वो लैंड के ही खेतों में, यानी कि जमींदारों की खेती में ही काम करते थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। यहाँ पर भी क्या थे, जैसे वर्कर डिवाइडेड होते थे, जैसे वर्कर्स में आपने देखा कि कुछ मेटल वर्कर्स जो थे वो अपने आप को अच्छा समझते थे, वैसे ही पीजेंट्स में भी क्या था, डिवीज़न था। वहाँ पर भी कुछ जो है बहुत ज़्यादा मतलब गरीब पीजेंट्स थे, तो कुछ जो थे थोड़ा उनसे ठीक ठाक थे। तो दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो नोबेलिटी को बिल्कुल भी क्या करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, अगर आप रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे जो है वो जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे काफ़ी अलग है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जो पीजेंट्स थे वो भले ही लैंडलॉर्ड्स के अपोजिट में थे, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उनको जो है मार दें जान से। ठीक है, वो ऐसा नहीं करते थे। बट आप रशिया रिवॉल्यूशन में अभी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ सुनने में लगेगा या पता चलेगी बात कि यहाँ के लोग काफ़ी उनसे डिफर थे। यहाँ के जो वर्कर्स थे पीजेंट्स वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है नफरत करते थे नोबेलिटी को, और यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो होते थे उन सभी को ये जो है मार भी देते थे। ठीक है, जान से मार दिए थे। तो इन रशिया पीजेंट्स वॉन्टेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। अगर वो पैसा देने से ही मना कर दे तो लैंडलॉर्ड्स को ये लोग जान से भी मार देते थे। तो 1902 में क्या हुआ था कि एंड इन साउथ रशिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। 1902 से 1905 तक के बीच में ये जो इंसिडेंट हो रहा है लोगों का, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को मारने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया और बहुत ज़्यादा लोग जो है इस तरह से मारे जाने लगे।
तो रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। इसके अलावा भी एक और वे है, या ये तो एक तरीका है ही कि वो रशियन जो थे वो फ्रेंच के कंपैरिजन में अलग हैं, ठीक है, बाकी यूरोप के भी पीजेंट्स के कंपैरिजन में भी बहुत अलग हैं। और दूसरा ये भी रीज़न है कि वहाँ पर क्या था कि एक वहाँ पर जो है डिवीज़न था। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली। वो क्या करते थे, अपने लैंड को जो थे वो कुछ टाइम के लिए दे देते थे, एंड देयर कम्यून, या जिसे हम मिर बोलते थे, यहाँ पर उन लोगों की लैंग्वेज में इसको मिर बोला जाता है, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। यहाँ पर क्या था कि रशिया के जो पेजेंट्स थे, मेनली तो मर्डर वाला प्रॉब्लम तो आपने देखा, वो तो अलग है ही, और दूसरा एक चीज़ और अलग देखने को मिलता था कि यहाँ के जो पेजेंट्स थे वो अपने ज़मीनों को जो है उन लोगों को बांट देते थे जिनको उनकी ज़रूरत होती थी, और फिर इस टाइप के डिवीज़न को हम लोग मिर बोलते हैं। तो वो उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उन लोगों को बांट देते थे, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो भी अनाज होते थे वो आपस में शेयर करते थे, या फिर जब नहीं ज़रूरत होती तो वो वापस लौटा दिया जाता था। तो इस टाइप से डिफरेंस था। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये उस टाइम का रशिया का अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक तरह का आप देख सकते हैं फिगर है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये लोग सब खाना खा रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं फैक्ट्री के, उनको इसी टाइप से खाना दिया जाता था। और ये खाना मतलब ऐसा नहीं है ये किसी की दावत में जा कर के खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक अगला है यहाँ पर आपका एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इसमें मतलब जो वर्कर्स हैं ये उनके सोने की जगह है, ठीक है। ये बस इतने थोड़े थोड़े जगहों में ही सोते थे, इनको और ज़्यादा जगह नहीं मिलता था। और इनको इतना ज़्यादा मतलब ये था कि प्रॉब्लम, कि सिर्फ जैसे मान लीजिए कि 6 घंटा ही सोना है, तो 6 घंटे के बाद आपको उठकर वहाँ से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती थी और फिर उसकी जगह पर दूसरा वर्कर आकर सोता था उसी के बेड पे। तो क्या होगा कि अगर वो उठेगा नहीं तो दूसरा वाला आकर वहाँ सो नहीं सकता था। तो इस तरह से जो है एक वर्कर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो वर्कर्स की कंडीशंस उस टाइम बहुत ही ख़राब थी। तो सोशलिज्म इन रशिया, अब रशिया में सोशलिज्म कैसे होता है, तो ऑल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी पार्टीज थी वो इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1989 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of the government policing, it had to operate as an illegal organization. 1989 में जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी आइडिया से इंस्पायर होकर लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है, जिसे डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कहते हैं। लेकिन ये सभी 1914 तक पार्टी जो थी वो इलीगल थी। सम रशिया सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग एंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। दे peasants not workers would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर हम रशिया में देखेंगे, तो यहाँ पर जो मतलब सोशलिज्म का जो आइडिया है वो बहुत ही तेज़ी से लोगों के बीच में स्प्रेड होता है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा ही मतलब एक्टिव हैं, ठीक है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि हमें जो है सोशलिज्म को पाना है। एंड सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। 19th सेंचुरी के लेट तक या फिर आखिरी तक देखा जाए तो यहाँ पर जो कंट्री साइड में भी क्या है, कुछ खुद की रिवॉल्यूशनरी पार्टी यहाँ पर लोग बना लेते हैं। तो सोशलिस्ट वाले बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्टिव थे। फिर क्या होते हैं, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन जो रशियन पार्टी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली है बोल्शेविक की पार्टी, बोल्शेविक ग्रुप, और दूसरी है मेंशेविक ग्रुप। बोल्शेविक ग्रुप में क्या थे, इनका जो हेड था वो व्लादिमीर लेनिन था। वो बिलीव करता था क्या, कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। ये जो है व्लादिमीर लेनिन मानता था कि जो पार्टी है वो तभी डिसिप्लिन मतलब तभी अच्छे से हो सकती है जब वहाँ पर सबको जो है मतलब कि उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है और उनके नंबर के अकॉर्डिंग, कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है पार्टी को बनाई जाए। और जबकि मेंशेविक मानते थे, इनका जो हेड था वो जूलियस मार्टोव था।
उसको लीड कर रहा था इस ग्रुप को, और ये मानता था कि जो पार्टी है वो सभी के लिए होती है, जैसे कि जर्मनी में है। ठीक है, तो ये बोल्शेविक और मेंशेविक है, और जो बोल्शेविक है इसी पार्टी का ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक है, मेंशेविक पार्टी इतनी ज़्यादा आगे लोगों तक नहीं जाती, बोल्शेविक को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब नाम याद रखिएगा, बोल्शेविक का जो लीडर है वो व्लादिमीर लेनिन है। ठीक है, तो द ट्रिबुलेंट टाइम, जिसे हम 1905 रिवॉल्यूशन कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, द रशियन वॉज एन ऑटोक्रेसी, लिबरल इन रशिया हैड वांटेड एंड ऑफ दिस। रशिया जो थे वो ऑटोक्रेसी से मुक्ति पाना चाहते थे। ठीक है, रशिया वाले, ऑटोक्रेसी का मतलब मोनार्की सिस्टम से। ठीक है, इन 1905 पीजेंट्स एंड वर्कर्स डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 में तो जितने भी वर्कर्स और पीजेंट्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर दी, टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को साथ में ले करके इन लोग डिमांड करने लगे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान हो जिसमें रूल्स लिखे जाए, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, The year 1904 was a particularly bad for one Russia workers. Prices of essential goods rose so quickly. 1904 का जो समय था वो रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत ही ख़राब था। इस समय जो भी जो प्राइजेस था, सामान का जो भी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और यहाँ पर क्या था कि when 4 members of Assembly of Russia workers which had been formed in 1905 were dismissed. यहाँ पर 1904 में क्या था कि 4 ऐसे वर्कर्स थे रशिया में जो कि डिसमिस कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे पुटलोविन आयरन वर्कर्स जो थे उसमें से देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। तो फिर यहाँ पर उनके थ्रू एक एक्शन लिया गया था। 1904 में 4 वर्कर्स थे रशिया में जिनको हटा दिया गया था, अचानक बिना किसी रीज़न के डिसमिस कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ था कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यहाँ पर लगभग कुछ ही दिन में, यहाँ पर अगले कुछ दिनों में यहाँ जो थी आपके लगभग 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जाने लगे, स्ट्राइक करने के लिए डिमांड करने लगे। तो वर्किंग डे टू 8 आवर्स, और वर्किंग डे को 8 घंटे करने का डिमांड करने लगे। एंड इंक्रीज इन वेजेस, और पैसों को बढ़ाने की डिमांड करने लगे। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग की कंडीशन को सुधारने की डिमांड करने लगे। यहाँ पर लगभग 1,10,000 वर्कर्स जो थे 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो क्या करने लगे, डिमांड करने लगे 8 आवर्स काम करने के लिए, और उनके वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर क्या होता है यहाँ पे कि ये सारी कंडीशंस जो आप देख रहे हैं ये 1905 में होती है। ठीक है, इसीलिए 1905 का ये रिवॉल्यूशन है। तो when the procession of workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। यहाँ पर क्या था कि विंटर पैलेस पर जो था वो फादर गैपोन के लीडरशिप में उस पर अटैक कर दिया गया था विंटर पैलेस पे, जबकि पुलिस जो थी उन पर भी अटैक कर दिया गया था। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। यहाँ पर लगभग 100 वर्कर्स जो थे वो मार दिए गए थे और लगभग 300 घायल हो गए थे। द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे, और इस टाइप के इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज ब्लडी संडे, तो आप इस चीज़ को राइट करेंगे कि जिसमें बहुत सारे वर्कर्स, लगभग 100 वर्कर्स मारे गए थे और 300 वाउंडेड किए गए थे। तो ये जो दिन था वो संडे के दिन हुआ था, इस वजह से इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। इस तरह से 1905 में ये जो होती है रिवॉल्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें एंडिंग हो जाए, अब ये एक सीरीज शुरू हो चुकी है। तो अब रिवॉल्यूशन जो है आप अभी देखते ही चले जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ पहला नहीं, रशिया में स्टार्टिंग हुआ है अभी रिवॉल्यूशन का। अभी तो आगे आगे जो है आप देखते जाइए, बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते रहेंगे रशिया में। तो ये एक सीरीज शुरू हुई थी। तो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मेडिकल क्लास वर्कर्स डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सभी लोग जो थे अपने लिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे। अभी तक तो बाकी जितने वर्कर्स थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और इन लोग तो अपनी एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड
कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में आपका कि व्हाट इज ड्यूमा। तो ड्यूमा का मतलब है कि जार ने जो है अपने उस समय 1905 में जो अलाउ कर दिया था कि कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने के लिए, तो इस कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को शॉर्टकट में ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, इस पार्लियामेंट में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो मतलब स्टार्ट हो गई थी। एंड द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा। लेकिन जार जो था वो बहुत ही दिमागदार चालाक था, उसने क्या किया, पहले ड्यूमा को डिसमिस कर दिया लगभग 75 डेज के अंदर में ही। ठीक है, एंड जो सेकेंड ड्यूमा था वो लगभग उसको 3 महीने के अंदर डिसमिस कर दिया। और ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। और उसने तीसरे ड्यूमा को, यानी जो तीसरा जो आपका असेंबली हुई थी उस वाले में क्या किया, उसने सिर्फ वहाँ पर कंजर्वेटिव जितने भी पॉलिटिशियंस थे सिर्फ उन्हीं को फिल कर लिया। बाकी जितने रिबलर्स और रिवोल्यूशनरीज थे उनको सबको बाहर निकाल दिया कि जब जिनकी पार्टी है और वही नहीं है तो अब फिर से जार का क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो 1914 डेट याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब होता है, 1914 में वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द यूरोप अलायंसेस। यूरोप के कुछ अलायंसेस में यहाँ पर क्या होता है, 1914 में एक वॉर होता है जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप आप बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्रुप आता है, फर्स्ट ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। ठीक है, जिसके पास सेंट्रल पावर्स थी। सेकेंड ग्रुप में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जिसमें बाद में जो है वो इटली और रोमानिया भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि 2 ग्रुप में 2 अलग अलग कंट्रीज़ में लड़ाई होती है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ कंट्री के अंदर नहीं बल्कि कंट्री के बाहर वहाँ पर आपस में कई सारी कंट्रीज़ मिक्स करके लड़ाई करती हैं। तो यहाँ पर जो है अलग, ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं इसमें ये अलग कंट्री के लोग हैं और ये पर्पल वाला अलग। तो ये इनके अपोजिशन में है और ये इनके अपोजिशन में, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई होती है। तो ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, सबके पास अपने ग्लोबल एम्पायर है। एंड द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन द यूरोप द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से यह है, दिस इज वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है क्योंकि 2 देशों के बीच में नहीं बल्कि कई सारे देशों के बीच में होता है और इस वजह से ये वॉर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है और फिर इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। फिर क्या होता है इसमें, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस टू एज द वॉर कंटिन्यूड तो द जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो जार है उसके खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा मतलब आगे होंगे, रशिया में जितने भी थे इनिशियली उसमें लोगों ने उसके लिए रैलीज तक निकाली। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड के लिए एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, हाई हो गया। एंड कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एज जर्मन नेम एज पेट्रोगार्ड। यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था लोग इसको इतना नफरत करने लगे कि उसका नाम बदल करके पेट्रोगार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो क्योंकि एक जर्मनी नेम है तो इसलिए उसका नाम भी बदल दिया गया, पेट्रोगार्ड कर दिया गया। क्योंकि ये जो था वो जार निकोलस के जो है वोटिंग को जीतने की एक जगह थी, इस वजह से लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो ईस्टर्न फ्रंट से जो थी वो वेस्टर्न फ्रंट के बीच में एकदम अलग थी। ईस्टर्न फ्रंट में कुछ अलग टाइप से वॉर थी और वेस्टर्न फ्रंट में कुछ अलग टाइप से थी। वो कुछ ऊंचाई पर लड़ रहे थे लोग और वहाँ पर कुछ नीचे साइड में। And Russian armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over the 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. जब रशियन आर्मीज जो थी लगभग 7 मिलियन जो थी वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उनको जो भी बिल्डिंग्स और क्रॉप्स मिले थे उनके अपोजिट पार्टी के लोगों का वो सबको जो है वो एकदम डिस्ट्रॉय करते हुए चली आ रही थी।
तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इस तरह से जो है लोगों का डिस्ट्रक्शन, उसको ख़राब करना, क्रॉप्स को, बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करने से क्या होता है, लगभग 3 मिलियन लोग जो है रशिया में वो रिफ्यूज़ी बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह जाने लगते हैं। रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भाग कर चले जाना। ठीक है, द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। इस तरह का जो ये लड़ाई है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है देखने को मिलता है इंडस्ट्री में। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे लाइंस तक तोड़ दी जाती हैं। देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। जितने भी वर्कशॉप्स थे वो शट डाउन कर दिए गए। द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्क्वेयर एंड विंटर ऑफ 1916 रोइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होने लगी और लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगे इस वॉर के कारण। तो इस तरह से क्या था कि लोगों के यहाँ जो है खुलेआम पर ही सड़कों पर जो है ब्रेड्स वगैरह की शॉप पर चोरी होने लगी। ठीक है, लूट मार होने लगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगी। तो अब हम पढ़ते हैं द फेवरेबल रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड में क्या रिवॉल्यूशन होता है? ठीक है, पेट्रोगार्ड वही है जिसका नाम चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोगार्ड वर ग्रिम। ठीक है, यहाँ पर जो है 1970s में जो पेट्रोगार्ड की कंडीशंस है वो काफ़ी जो है अच्छी नहीं थी। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। यहाँ पर क्या था कि कुछ डिवीज़न था लोगों के, जैसे कि क्वार्टर जो होते थे, वर्कर्स के जो क्वार्टर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं, और जो फैक्ट्री है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मतलब कि नदी थी, नीवा नदी। ठीक है, बैंक था क्या, उसी का किनारा। ठीक है, उसी के हिसाब से डिवाइडेड था। ठीक है, एक साइड में अगर फैक्ट्री है तो दूसरे साइड में क्वार्टर्स रहते हैं। जबकि इसके लेफ्ट साइड में क्या थे, जैसे राइट साइड में अगर ये लोग हैं जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स और उनके क्वार्टर्स, तो लेफ़्ट साइड में क्या था, जितने भी फैशनेबल एरियाज़ थे, विंटर पैलेस हो गया, ऑफिशियल बिल्डिंग हो गए, और जो भी इंक्लूडिंग पैलेसेस वेयर द ड्यूमा मेट, जहाँ पर ड्यूमा होती थी। ठीक है, वो सारी जो जगहें थी वो लेफ़्ट साइड में थी। यहाँ पर एक रीवा नदी है, नीवा एक रिवर है। ठीक है, नीवा रिवर के लेफ़्ट साइड में जो थे वो फैशनेबल एरियाज़ वगैरह थे, और राइट साइड में फैक्ट्री वर्कर्स और उनके क्वार्टर्स होते थे। और इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। जो फूड की कमी है वो वर्कर्स के क्वार्टर में भी आसानी से जो है सबके सामने देखने को मिली। एंड द पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो दे ओपोज दैट डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। तो अब ये लोग जो थे अब ड्यूमा को क्या कर रहे थे, मतलब कि अब उसका ओपोजिशन कर रहे थे। ठीक है, उसको पसंद नहीं कर रहे थे। On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in the sympathy. In many factories, women led to the way to strikes. अभी तक क्या था, जैसे कि आपने अभी इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, खाने के लिए लोगों की को कितनी प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक जो है खुलेआम पर जो है ब्रेड की दुकानों पर जो है लूट होने लगी। तो इस तरह से सब क्या करने लगे, अब एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए। ठीक है, कुछ नेक्स्ट डे यहाँ पर लगभग 15 फैक्ट्री वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, कि अब हम काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की सिंपैथी के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। और बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो थे उनको वुमेन्स लोगों ने लीड किया था। जो भी वुमेन्स थी उनको उन्होंने सपोर्ट किया, उन सबको सिंपैथी दिया, उन लोगों को कि जिनको जो है मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या वुमेन्स ने एक स्ट्राइक किया था, और उनकी इस वुमेन को जो है यहाँ पर हम लोग पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है,
और ये डे कौन सा था, संडे का था। और 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। ठीक है, यहाँ पे 2 फरवरी में यहाँ पे लोगों ने वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया था, और जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है। और संडे 25 को यहाँ पे ड्यूमा ने खुद को सस्पेंड कर दिया था। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक्स आउट अगेंस्ट द मेजर, और इसके मेजर के अगेंस्ट होने लगे लोग। ऑन द 27 फरवरी the police headquarters were ransacked, police raising slogans out about bread, wedges better us and democracy। अब जो पुलिस थे वो भी स्लोगन्स, पीपल जो है वो स्लोगन्स जो है गाने लगे कि वी वांट ब्रेड, वी वांट वेजेस, वी वांट बेटर आवर्स, वी वांट डेमोक्रेसी। ये सारे जो है स्लोगन के जैसे लोग बोलने लगे कि हमें ये सब चाहिए। ठीक है, and soldiers and strike workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet। यहाँ जैसे ड्यूमा होती थी उसी जगह पर एक यहाँ पर सोवियत बनी जिसे पेट्रोग्राड सोवियत का नाम दिया गया। ठीक है, पेट्रोग्राड सोवियत। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि यहाँ पे 22 फरवरी दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो होता कब है, 8 मार्च को होता है। ठीक, तो ये डेट क्यों डिफर करती है, ये डेट है कैलेंडर की वजह से। यहाँ पर एक 2 कैलेंडर होती है, एक आपकी होती है जूलियन कैलेंडर्स और एक होती है आपकी जॉर्जियन कैलेंडर्स। ठीक है, जो आपकी जिसको हम जो जूलियन कैलेंडर्स होती है वो 13 डेज जो है वो मतलब क्या होती है, आगे होती है, सॉरी मतलब पीछे होती है। तो इस वजह से क्या है, ये पीछे है। वैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड इस तरह से क्या है कि यहाँ पर ड्यूमा जो है वो ख़त्म हो जाती है 25 फरवरी को। आप डेट याद रखिएगा। द नेक्स्ट डे मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड जार को अब मिलिट्री कमांडर्स कहते हैं कि अब आप एक काम करिए, अब जो है आप ख़त्म कर दीजिए अपने शासन को। ठीक है, आप डिसमिस हो जाइए अब यहाँ से। तो जार ने जो है मिलिट्री की कमांडर्स की बातें मान ली, एंड यहाँ पर क्या है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड 2 मार्च, ठीक है, डेट यहाँ पे याद रखिए 2 मार्च। एंड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेट्रोग्राड had led by the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन होता है इस तरह से फरवरी 19 में, और इस वाले रिवॉल्यूशन की वजह से जो जार निकोलस सेकंड है वो अपने आप को सस्पेंड कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आफ्टर फरवरी क्या होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो हो गया और जार ने रिज़ाइन कर दिया। अब क्या होता है उसके बाद, यहाँ पर एक अप्रैल थीसिस होती है। अप्रैल थीसिस क्या है, क्योंकि अब जो है, अब आपको भी पता है कि जो बोल्शेविक्स थे वो ज़्यादातर लोग उसी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्लादिमीर लेनिन ने अपना एक अप्रैल में एक डिक्लेरेशन दिया था, और उसने 3 पॉइंट्स की डिमांड की थी जिसे हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। फर्स्ट उसने कहा था द वॉर बी ब्राउट टू अ क्लोज। उसने कहा था कि जो लड़ाई है वो ख़त्म कर दी जाए, एंड लैंड बी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स, और जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को दे दिए जाएं। एंड बैंक भी नेशनलाइज्ड, और जितने भी बैंक है वो नेशनलाइज हो जाए, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो ये 3 डिमांड जो हैं इसको लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर राइट कर दीजिएगा। ही ऑल्सो अर्ज दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। अब बोल्शेविक पार्टी अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है यहाँ पर बोल्शेविक जो है पार्टी को, मतलब लेनिन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, trade unions grew in numbers as the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grow. It decided to take stern measures against the spreading discontent. Popular demonstration staged by the Bolsheviks in the July 1917, they were sternly repressed.
अब इस तरह से जो इनके अगेंस्ट थे ट्रेड यूनियंस वाले जो थे, वो बोल्शेविक को आगे बढ़ते हुए देख करके वो अब क्या कर रहे थे, उनके अब अपोजिट में हो गए। अब वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जा रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। पीजेंट जो जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में अपने लैंड्स को सीज्ड कर देते हैं। और फिर इस तरह से जो है ये जो आपका जुलाई 1917 में एक यहाँ पर स्ट्राइक होता है, ये उसके बारे में, स्ट्राइक नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है लोगों के बीच में फायर वगैरह की जाती है, ओपन फायर की जाती है आर्मी के थ्रू। तो ये उसका एक फिगर बना के यहाँ पे बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि 16 अक्टूबर में यहाँ पे लेनिन क्रिएटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट एज अ सीक्रेट। यहाँ पर एक छुपते हुए एक डेट को सीक्रेटली यहाँ पर बताया नहीं गया था कौन सी डेट है, बट लेनिन ने यहाँ पर क्या किया था कि पेट्रोग्राड सोवियत में मतलब यहाँ पर एक पावर को लोगों के बीच में लाने के लिए एक प्लानिंग की थी 16 अक्टूबर 1917 के दिन। ठीक है, और ये नहीं बताया कि किस डे को हम इस प्लान को जो है लोगों के सामने जो है ओपन करेंगे। बस एक सीक्रेट यहाँ पर उसने एक प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग क्या है चलिए समझते हैं यहाँ पर कि द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर करेंसी हैड लेफ्ट द सिटी समन ट्रूप्स at down military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आर्मी वगैरह आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, जो विंटर पैलेस है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है बाहर से। ठीक है, इसके अलावा उस समय क्या होता है टेलीफोन और टेलीग्राफ सब तोड़ वोड़ दिए जाते हैं, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। उन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाए और मतलब उनको सीज कर दिया जाए और सभी को अरेस्ट कर दिया जाए जितने भी मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ये सब जो है बोल्शेविक पार्टी वाले करवा रहे थे। लेट इन द डे द शिप और अ शेल द विंटर पैलेस, अदर वेसल्स शेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स कैन सरेंडर। तो फिर लगभग आधी की रात में होते ही यहाँ पर जो है बहुत सारी कमेटी और को कंट्रोल कर ली जाती है और बहुत सारे मिनिस्टर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन अपराइजिंग टू प्लेस इन द अदर सिटीज। देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। तो इस तरह से जो है लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए जो बोल्शेविक्स थे वो अपना एक मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया जो है वहाँ पर मतलब दिसंबर तक आते आते ये सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाती है और फिर वो अपना उनको मॉस्को भी प्रोवाइड करते हैं, यानी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस तरह का जो है अक्टूबर में बहुत सारा स्ट्राइक मतलब लोगों के बीच में बहुत सारा आर्मी वगैरह के बीच में फाइट होती है लोगों के बीच में। फिर उसके बाद चेंजेस क्या होते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते, पसंद नहीं करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग अपने पास रखें। ठीक है, वो चाहते थे हर चीज़ क्या है गवर्नमेंट की बन जाए। एंड मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917 तक। तो वैसे भी अप्रैल थीसिस में जब उसने बोला था तो लगभग सारे बैंक जो है नेशनलाइज हो ही गए थे और जो बचे थे वो भी हो गए। तो दिस मीन दैट the government took over ownership and management. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. यहाँ पर क्या हुआ कि अक्टूबर में के बाद क्या हुआ कि जो भी peasants थे वो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को सीज्ड करने लगे। ठीक है, वो उस पर हक जताने लगे, कब्जा करने लगे। और इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। और बोल्शेविक ने तो ये तक कह दिया, बोल्शेविक पार्टी क्या कह रही थी
कि जो भी मतलब बड़ी फैमिली के लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उनके घर को डिवाइड करके लोगों में जो एक्स्ट्रा घर है या एक्स्ट्रा जगह है वो लोगों में बांट दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल्शेविक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनके हिसाब से जो भी जमींदार या जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी फैमिली कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग देने के बाद जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ है वो लोगों में बांट देनी चाहिए। ये और उसने ऐसा ही किया बोल्शेविक पार्टी ने, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 लोगों का, अगर उसकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं तो 4 लोगों के अकॉर्डिंग उसको घर दे करके बाकी जो एक्स्ट्रा जो उसकी ज़मीन है वो सब क्या कर दी गई, बांट दी गई। तो दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। जो एरिस्टोक्रेसी अपने पुराने टाइटल्स यूज़ करते थे, जैसे नहीं कुछ लोग अपने नाम के आगे सर, मिस्टर इस टाइप के लगाते थे, वो सारी चीज़ों को बैंड कर दिया बोल्शेविक वाले ने। एंड टू शो द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी। और यहाँ पर आर्मी के लिए एक अलग से डिज़ाइन का यहाँ पर एक ड्रेस भी डिज़ाइन किया था, और इसकी अलग से उन्होंने क्या बनाई थी, एक टोपी भी बनाई थी, ठीक है, जो कि हैट वहाँ पर वो वियर किया रहता है सोवियत में। आपके बुक में उस चीज़ का डायग्राम दिया होगा, सोल्जर का बना होगा हैट वाला, ठीक है, पेज नंबर 39 पे। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इन नवंबर 1917। द बोल्शेविक्स कंडक्ट द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। जो बोल्शेविक थे उसने इतना तो किया, बट यहाँ पर क्या होता है कि एक असेंबली होती है और फिर यहाँ पर इलेक्शन किया जाता है नवंबर 1917 में, बट इस इलेक्शन में बोल्शेविक जो होती है वो मेजॉरिटी पार्टी से हार जाती है, मतलब बोल्शेविक जो होती है वो फेल हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि भले ही बोल्शेविक पार्टी ने इतना कुछ किया, बट उसका क्या है कि कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स भी फेस की गई, ठीक है। कुछ लोगों ने जिसको पसंद नहीं किया तो उसकी वजह से बोल्शेविक पार्टी जो होती है वो हार जाती है, और 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन ने अपनी असेंबली को भी डिसमिस कर दिया था। इन मार्च 1918 डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज द बोल्शेविक्स मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवास्क। जैसे कि यहाँ पर ब्रेस्ट लिटोव्स्क में यहाँ पर एक क्या होता है, पीस साइन होता है, वैसे ही यहाँ पर जो बोल्शेविक है वो भी अपना एक पीस ऑफ ट्रीटी साइन कर लेता है। तो अब यहाँ पे एक सिविल वॉर होती है, क्या होता है इसमें, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। अब जैसे ही बोल्शेविक ने ये बोल दिया कि जो भी मतलब ज़मीनें हैं वो सबको वापस में रीडिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा लैंड्स हैं वो पीजेंट्स को बांट दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि रशियन आर्मी में ज़्यादातर जो भी वहाँ पे आर्मीज़ थी वो पीजेंट्स की ही थी, किसान ही थे जो कि आर्मी में जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब उनको ये न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है कि जितने भी पीजेंट्स हैं उनको जो है लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो सब जो है आर्मी को छोड़ छोड़ करके उसको ब्रेक करके बीच से ही जो है वापस अपने अपने गांव आने लगे, कि अब हमको ज़मीन मिल जाएगी तो हम खुद ही यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर करने लगेंगे, अपनी खेती करेंगे, ठीक है। देन सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। तो इस तरह से सोल्जर्स जो है मोस्टली अपने घर जाने लगे, जबकि जो नॉन बोल्शेविक्स थी सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्ट्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी वो सभी क्या कर रही थी, इस तरह का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो रहा है इसको रोकना चाह रही थी, कि आप जो कर रहे हैं कि लैंडलॉर्ड्स की एक्स्ट्रा जो लैंड्स है वो सोल्जर्स में पीजेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो देयर लीडर्स मूव टू द साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। तो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यहाँ पर अपनी एक ट्रूप्स यानी सैनिकों की टुकड़ी बना ली गई, और फिर उसके अगेंस्ट साउथ रशिया में वहाँ पर अपना जो है बोल्शेविक के खिलाफ एक मतलब कि सैनिक बनाया गया। एंड द सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे वो सभी क्या हो गए, इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। वाइट्स टूक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स
who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. तो जो non-Bolsheviks थे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा, ठीक है। तो जनवरी 1920, by the January 1920, जब Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire, partially to remedy this, most non-Russian revolutionary nationalists were given political autonomy in USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. तो ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वो अब इस तरह के जो भी हो रहा है प्रॉब्लम्स, इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब जो है बोल्शेविक पार्टी ही सही रहेगी। तो मतलब चाहते तो नहीं थे बट वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते उस चीज़ को कि इस चीज़ से तो छुटकारा मिलेगा जो इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या होता है, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के समय जो है बोल्शेविक ने जितने भी इंडस्ट्रीज और बैंक्स थे उसको नेशनलाइज ही रहने दिया। एंड दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड्स दैट हैड बीन सोशलिस्ट। और उसने जो है पीजेंट्स को इस चीज़ के लिए ऑर्डर दे दिया, परमिट कर दिया कि आप जाइए और उन सभी ज़मीनों पर कल्टिवेशन शुरू कर दीजिए जहाँ पर आपने जहाँ पर जो है सोशलाइज्ड कर लिया है, ठीक है, जिसको आपने अपने अंडर में कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक 5 ईयर का प्लान भी डिसाइड किया जाता है। उस प्लान में क्या होता है, जैसे इंडिया में होता था कि हर 5 ईयर में क्या होता है कि जितने डेवलपमेंट करने होते हैं वो किए जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि कई 5 ईयर के प्लान्स किए जाते हैं। फिर होता क्या है, इस तरह से सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सोशलिस्ट हो जाती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स्ड प्राइस पर चीज़ों को प्रमोट करने लगती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है पहले के 2 प्लान्स में, ठीक है। स्टार्टिंग में 1927 से 32 और 33 से 38 के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 1933, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, जैसे ऑयल, कोल, स्टील, इन सब का। बट वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स, लेकिन जो वर्कर्स थे उनके जीवन बहुत ही कठिन था, ठीक है। यहाँ पर होता क्या था कि वो उनके जीवन को सही करने के लिए यहाँ पे वर्कर्स के लिए यहाँ पर एक बच्चों के लिए भी वहाँ पे वुमेन वर्कर्स के चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर फैक्ट्रीज में ही जो है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का जो है छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है वो जिसको चर्चेस कहते हैं उस समय, वो खोल दिया जाता है। एंड यहाँ पर चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, लगभग सस्ता ही लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ केयर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर महंगा वहाँ पर दवाई या हर चीज़ महंगी रखी जाएगी तो जो पुअर वर्कर्स हैं वो सभी उनके लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। एंड मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स के लिए मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो उनकी लाइफ है थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जिसमें ये वर्कर्स के जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने उन्हीं के अंदर में ही स्कूल है। तो एंड स्टालिन, अब ये क्या है, स्टैलिनिज्म एंड द कलेक्टिवेशन, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर बाय द 1927 टू 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। इन 2 सालों में जो रशिया में सोवियत रशिया में जो है बहुत ज़्यादा ग्रेन सप्लाईज के लिए प्रॉब्लम्स होती है। गवर्नमेंट ने अपनी प्राइस को क्या कर दी, फिक्स कर दी थी। तो एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, तो इसी फिक्स्ड प्राइस पर ही जो है चीज़ों को या ग्रेन्स को खरीदना होता था। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस, लेकिन पीजेंट्स इन प्राइसेस पर खरीदना पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या था कि एक स्टालिन था, जैसे क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन जैसे ही मर जाता है, ठीक है, जो बोल्शेविक का हेड होता है, उसके बाद वहाँ पर एक स्टालिन नाम का एक मतलब कि यहाँ पर आता है लीडर जो कि लीड करता है इस पार्टी को। फिर वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पर कुछ एक अलग टाइप की चीज़ों को, कि जैसे यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, कि हाई फिक्स प्राइस कर दिया गया है लोगों के यहाँ पे। तो वो क्या करता है, वो ही बिलीव दैट, वो ऐसा मानता है कि जो रिच peasants एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। यहाँ पर जो अमीर किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पीजेंट्स क्या करते हैं कि अपने पास जो है स्टॉक्स को तब तक रखे रहते हैं जब तक कि चीज़ें
चीज़ें और महंगी ना हो जाए, और जब महंगी बिकने लगती है तब जाकर मार्केट में बेचते हैं। तो इस चीज़ों को के लिए बहुत ही वो खिलाफ था। स्टालिन जो था वो इसको पसंद था, और स्टालिन ने किया क्या, उसने क्या किया, ठीक है, ये स्टालिन है, ठीक है। इसने क्या किया था कि 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस। जितने भी पार्टी के मेंबर्स थे वो उस जगहों पर जाकर के सुपरवाइज करने लगे, और वहाँ पर पहले तो टूर करके मतलब सब लोग जाने लगे, वहाँ पर देखने लगे कि कौन ऐसा पीजेंट है जिसने ग्रेन्स को कलेक्ट करके अपने पास रखा है। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उनके ग्रेन्स के कलेक्शंस को जो है फोर्सली उन लोगों ने क्या किया, मार्केट में वापस लाया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो कि क्या करते थे, ग्रेन्स को अपने पास इकट्ठा करके रख लेते थे, और तभी बेचते थे जब प्राइस उसका हाई होता था। और जिस टाइम जब वो नहीं बेच रहे हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू द कलेक्टिव फॉर्म। जैसे शॉर्टेजेस जो है कंटिन्यू होने लगी, डिसीजन जो है वो कलेक्टिव फॉर्म्स का मतलब कि अब लोगों के अंदर आने लगा। ये होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म्स। यहाँ पे कोलखोज नाम की एक मतलब कलेक्टिव फॉर्म्स होती है 29 में। यहाँ पर पीजेंट्स के लिए किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, उसको रोका जाता है। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमिडिएटली। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 33 led to one of the most फैमिलीज इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन 4 मिलियन डाइड। यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग 1930 से 33 के बीच में लोग क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट हो रहा था, और लगभग कई सारे लगभग 4 मिलियन लोग मर चुके थे। क्या कर रहे थे, पीजेंट्स अपने सामानों को इकट्ठा करके ग्रेन्स को रखते थे और लोगों के सामने बेचते नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करना था। एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। फिर ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टालिनिज्म का मतलब ये था, उसने स्टालिन जो है उसने रूल बनाया कि आप पीजेंट सब कलेक्शन नहीं कर सकते, और कलेक्टिवेशन का मतलब ये है कि अब उसका कलेक्शन जो है वो नहीं करेंगे बल्कि मार्केट में उस चीज़ को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएंगे। और फिर जो नहीं करेंगे उनसे ज़बरदस्ती उनकी चीज़ों को जो है मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। अब ये जो रशिया रिवॉल्यूशन हुआ है इसका पूरे वर्ल्ड में क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्या होता है इसमें, लगभग बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करती। जैसे आपने ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी देखा है, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी कहीं कहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल में। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है, रशियन रिवॉल्यूशन से आया है, जो कि पूरी दुनिया के लोग जो है कहीं कहीं किसी किसी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। तो मेनी नॉन रशियन फॉर्म्स फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमेंटर्स। बोल्शेविक जो थे वो मतलब जो यूएसएसआर से जो अलग लोग हैं, जैसे उसके अलावा जो अलग कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी इनको जो है इसके कॉन्फ्रेंस में आकर के सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ईस्ट से आते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं। और उसमें उसने क्या किया कि जो नॉन रशियन है वो भी जो है रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर जो इस टाइप की पार्टीज़ जो बनी है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको पसंद करते हैं और उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। एंड सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर, कुछ जो है जो यूएसएसआर में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो इसमें एजुकेशन भी गेन करते हैं। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है ना रशिया में, वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या करते हैं कुछ जो ईस्ट से वर्कर्स जो आए वो सभी यहाँ पर आकर एजुकेशन भी गेन करने की वजह से यहाँ की रूल्स को सीख जाते हैं और सीख करके पूरी कंट्री में स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह से क्या है, बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रेचर। इस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लगभग एंडिंग में यहाँ पर क्या है, यूएसएसआर ने जो है लगभग पूरे वर्ल्ड में अपनी एक छाप छोड़ दी है और इस तरह से जो है वर्ल्ड स्ट्रेचर तक मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग जो है के बारे में जान चुके हैं। इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म री थॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। इस तरह से पूरी लगभग हर एक लगभग कंट्रीज़ में क्या है कि सोशलिज्म का आइडिया लोग जो है वो री थॉट करने लगे, दोबारा सोचने लगे हैं अपनी अलग अलग वेज से, अलग अलग डिफरेंट वेज से जो है अलग अलग वेराइटीज से इसके बारे में लोग सोचने लगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सोशलिज्म का जो आइडिया है जो कि रशियन रिवॉल्यूशन से आया है वो पूरे ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है और कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं इसको।
तो इस तरह से क्या है, हमारा आज का ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।